गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जकेनिया से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन में 5th चैप्टर जो है आपका है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स में हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था आपका फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसके हमने बेसिकली 3 आपके कारण बताए थे: फिजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशोलॉजिकल फैक्टर। ठीक, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आइए अब इसी के आगे हम आप कुछ ऐसे स्पेशल केसेस देखते हैं जिसकी वजह से आपका जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो स्पोर्ट्स फील्ड में कम है। देखिए वो आता है आपका स्पेशल कंसिडरेशन में आता है। इसमें देखिए आपके बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, मीनार्ची एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। देखिए मीनार्ची क्या कहेंगे आप? इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इट इज़ सेंट्रल इवेंट ऑफ फीमेल पुबर्टी। यानी ये कह सकते हैं ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब यानी जब मासिक धर्म जो कह सकते हैं आप, जब उसमें फर्स्ट ब्लीडिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? मीनार्ची कहते हैं। और इसी के दौरान क्या होता है? इसी के दौरान जो आपकी फीमेल्स होती हैं वो पुबर्टी की एज में जाना शुरू कर देती हैं। मतलब वो कह सकते हैं युवा अवस्था को कह सकते हैं युवा होना वो स्टार्ट कर देती हैं इस समय, जब उनका फर्स्ट आप कह सकते हैं मीनार्ची स्टार्ट होती है, फर्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अगला है आपका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। देखिए मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन मतलब होता क्या है? देखिए आपका जो मीनार्ची होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे आप कहते हैं, वो आपका हर 28 दिन में एक बार होता है। देखिए लेकिन अगर मान लीजिए 28 दिन से ऊपर हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या बताया गया है? इट इज़ ए डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी ऑफ वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपके वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जनरली 28 डेज़ की होती है, लेकिन मान लीजिए अगर कुछ उसमें आगे पीछे हो जाए, मतलब थोड़ा सा अगर आपकी कह सकते हैं आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 28 दिन से 28 डेज से पहले हो जाए या 28 डेज होने के बाद भी ज़्यादा होने के बाद भी ना हुआ हो, तब उसी को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। और उसे देखिए दूसरी भाषा में क्या कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कह सकते हैं जितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए उससे अधिक या कम जो ब्लीडिंग होती है उसी को हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग कह सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसी को एबनॉर्मल ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं। या हो सकता है आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हो ही 28 डेज़ के बाद भी ना हो, ठीक हो भी तो जितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए उतनी ब्लीडिंग ना हुई हो। या हो सकता है मान लीजिए साइकिल तो ठीक है लेकिन मान लीजिए ब्लीडिंग जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक प्रकार का आपका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका था स्पेशल कंसिडरेशन में जो जिसकी वजह से आपका जो वुमेन्स होती हैं उनका पार्टिसिपेशन आपका स्पोर्ट्स में कम होता है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। आगे की बात करते हैं हम अब फीमेल एथलीट्स ट्रेड। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये एक फिजिकल फैक्टर है। ठीक है, ये देखिए इसमें आपका जो मेन डेफिनेशन है आपकी, ए स्पोर्ट्स वुमेन इज़ टू लिटिल और एक्सरसाइज लिमिट 3 इंटररिलेटेड इलनेस में डेवलप। देखिए इसे क्या कहेंगे? ए स्पोर्ट्स वुमेन इज़ टू लिटिल और एक्सरसाइज लिमिट, यानी एक स्पोर्ट्स जो वुमेन होती है इनकी कुछ एक्सरसाइज की कुछ लिमिट्स होती हैं जो जिसकी वजह से 3 इंटर रिलेटेड जो इलनेस होती है, जो बीमारियां होती हैं वो डेवलप होती हैं। देखिए इसी को हम क्या कहेंगे? फीमेल ट्रेड कहेंगे। ठीक, देखिए इसमें आपकी 3 चीज़ें आती हैं। देखिए सबसे पहले आता है ऑस्टोफोरोसिस। ठीक, देखिए ऑस्टोफोरोसिस आपका ये बोन से रिलेटेड आपकी एक ठो कह सकते हैं डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका जो बोन की डेंसिटी होती है वो आपकी घट जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बोन में वीकनेस आ जाती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? इट इज़ ए स्केलेटल डिसऑर्डर विच रिफर्स टू द डिक्रीज बोन मटेरियल कंटेंट। यानी ये एक ऐसा आपका स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी जो बोन पे जो मटेरियल कंटेंट होते हैं, मतलब जो कैल्शियम हो गया आपका और कई तरह के आपके फ्लोरीन हो गया, ये सब आपका जितने भी कंटेंट होते हैं बोन्स के वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बोन की डेंसिटी घट जाती है और जिससे बोन आपकी वीक हो जाती है। ये आपका है ऑस्टोफोरोसिस।
ठीक। अगला है आपका एमिनोरिया। इसमें देखिए आपको क्या होता है, इट इज़ कैन बी डिफाइंड एज द सेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 3 मंथ्स। देखिए इसमें क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर वो 3 महीने से ज़्यादा अगर रुका रह जाए, ठीक, उसी को हम क्या कहेंगे, एमेनोरिया कहेंगे। ठीक, ये भी आपका एक फीमेल ट्रेड एथलीट से रिलेटेड ट्रेड है। अगला है आपका ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक, देखिए ईटिंग डिसऑर्डर में होता क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर में देखिए जब ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल जितना होता है उससे जब ज़्यादा खाने लगे या कम खाने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। देखिए इसमें क्या भी रहा है, व्हेन पीपल बिगिन टू ईट देन नॉर्मल और वेरी स्मॉल अमाउंट, इट इज़ नोन एज ईटिंग डिसऑर्डर। यानी इसी को हम क्या कहेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका 2 टाइप्स का होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। ठीक, ये आपका 2 टाइप का होता है। देखिए अब आगे बात करते हैं, जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसका कॉज क्या होता है, मेन वजह उसकी क्या होती है। ठीक, कॉज देखिए इज इनसफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, एनीमिया, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्शन। देखिए इसकी कॉज क्या होती है, वजह क्या होती है, ये जब आप खाने में कैल्शियम की मात्रा कम करने लगें, हाँ, एमोनिया जो जिससे आपको कह सकते हैं आयरन की अगर कमी हो गई, या किसी ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से, या हो सकता है किसी एडिक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए इसके जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या पाए जाते हैं, फ्रैक्चर और रप्चर ड्यू टू वीक बोन। इसमें देखिए आपका क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में अगर डेंसिटी आपके बोन्स की लेस हो जाएगी, घट जाएगी, तो इसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको अनयूजुअल फ्रैक्चर्स होते रहते हैं, जो जॉइंट्स या बोन्स डिसलोकेशन होते रहते हैं। ठीक, और आपके बोन्स में हमेशा पेन या जॉइंट्स में पेन हमेशा बना रहता है। ठीक, देखिए अब बात करते हैं कि जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस है उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए बाय अडॉप्टिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइजिंग और डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, ये देखिए आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एक हेल्दी लाइफ स्टाइल इस्तेमाल करके, मतलब डेली एक्सरसाइज करना, डेली फिजिकल एक्टिविटी करना, और कैल्शियम और प्रोटीन से रिच डाइट करना, और अपनी मेडिसिन टाइम पे लेना, और एडिक्वेट रेस्ट आफ्टर द कंपटीशन। और जब हमने कोई कंपटीशन जब करके आ गए हैं, खेल के आ गए हैं, तो उसके बाद जो कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में रेस्ट लेना, ये आपका इसमें शामिल होता है। कई बार ना रेस्ट लेने की वजह से भी आप ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन डेंसिटी, जब अपने बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगेंगे तब भी आपका ऐसा हो सकता है। तो जब भी आप कोई कंपटीशन खेल के हैं तो उसके बाद कह सकते हैं आपको प्रॉपर अमाउंट पे रेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एमेनोरिया ऑन वुमेन। देखिए एमेनोरिया जो होती है वो वुमन एथलीट को कैसे इफेक्ट करती है। ऑफन टेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस डिक्रीज, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन सेवरल टाइम। देखिए इसकी वजह से क्या होगा, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मान लीजिए बंद हो गई, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप काफ़ी टेंस रहेंगी, मतलब तनाव में रहेंगी, या कह सकते हैं बहुत चिड़चिड़ी रहेंगी, या और जो आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो भी घट जाता है। और इसकी बात कई बार ऐसा होता है कि जिससे आप स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग नहीं लेती हैं। ठीक, देखिए अब इससे रिलेटेड आपको देखिए एमेनोरिया से बचने के लिए आप कुछ सजेशंस हैं। देखिए इसके लिए सबसे अच्छी चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, एंड अपना जो कह सकते हैं मेडिकल चेकअप डॉक्टर से टाइम टू टाइम कराते रहिए। तो ये आपका कह सकते हैं एमेनोरिया से बचने का एक तरीका हो सकता है, मतलब जिससे इसकी एमेनोरिया की संभावना कम की जा सकती है। देखिए आप क्या कह रहा है इसमें, रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस फूड शुड बी चेक्ड फॉर टाइम टू टाइम बाय द डॉक्टर,
यानी हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और न्यूट्रियस फूड लेना चाहिए। ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिसमें हमको न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिले, सफिशिएंट अमाउंट में मिले, और अपना जो मेडिकल चेकअप है डॉक्टर से टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। ठीक, ये है आपका एमेनोरिया से बचने के तरीके। अब देखिए, अब आगे हम बात करेंगे, अब आगे बात करते हैं हम ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। ठीक, देखिए ईटिंग डिसऑर्डर हमने आपको क्या बताया था, 2 टाइप्स का होता है। ठीक, देखिए इसमें क्या था, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक, रेजिस्टिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया, पर्जिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया। ठीक, देखिए इसके कॉज क्या होते हैं, हो सकता है उसका कोई सोशल सामाजिक वजह हो या भौतिक वजह, बायोलॉजिकल मतलब जैविक, या कोई साइकोलॉजिकल वजह है। ठीक, देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मोर वरीड अबाउट फिजिकल इमेज, यानी अपनी जो फिजिकल इमेज है आपके, जो कह सकते हैं जो अपनी बॉडी को लेके आप बहुत ही ज़्यादा वरीड रहोगे। टू एक्सरसाइज एक्सेसिवली, ठीक, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे भाई, अपनी अगर बॉडी को लेके आप परेशान है, भाई हमारी बॉडी का शेप खराब है, गड़बड़ है, हम कमज़ोर दिख रहे हैं, तो इसको आप दूर करने के लिए आप क्या करोगे, आप जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, कोशिश करोगे। और देखिए अगला इसका, देखिए सिम्टम्स क्या है, एनीमिया। एनीमिया भी एक इसका सिम्टम्स है कि आपका जो आप एक प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। अगला है आपका लो ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स रेट डाउन हो जाएगी, और डिनायल्स ऑफ इलनेस, यानी आप बार बार बीमार पड़ते रहेंगे। अगला है आपका सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, यानी अब आपको बार बार उल्टी आती रहेंगी, उल्टियाँ होती रहेंगी। एक्सेस ईटिंग एट टाइम, अब जैसे मान लीजिए एबनॉर्मल डिसऑर्डर में आपको अगर अपने बॉडी के प्रति वरीड होंगे कि भाई हम फिट नहीं लग रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि हम कितना खा लें, कितना खा लें कि हमारी बॉडी पूरी तरह से फिट हो जाए। ठीक है, तो उसी में आप लोग क्या करते हैं, ईटिंग कई बार आप लोग जब खाना होता है कई बार ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक, अगला है आपका, ठीक, देखिए अब इसकी बात करते हैं प्रिवेंशन और मैनेजमेंट, यानी जो आपका जो एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है, इसमें आपका क्या होता है, इसको आप लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हो। प्रमोशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी जिसको जो भी इससे आपका इफ़ेक्ट है उसको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रमोट करना चाहिए, मतलब उत्साहित करना चाहिए। अगला आपका पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, यानी जिस किसी को दिक्कत है इससे उसका व्यक्तिगत इलाज होना चाहिए, मतलब भाई हर किसी की कह सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स अलग अलग रहेंगी, तो सबकी इंडिविजुअली पर्सनली सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होना चाहिए। इंश्योरिंग प्रॉपर हाइट, और कोशिश करिए कि आपकी जो हाइट है आपके वेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट हो। अगला है आपका एक्सेप्टिंग रियलिटी, और जो रियलिटी है, जो कह सकते हैं जो अभी आप कह सकते हैं, रियलिटी का मतलब आप कह सकते हैं जो सच्चाई है उसको आप मान लें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग इमेज अपने मिरर में देख के अपने आप को सोचते हैं कि यार हम तो बहुत वीक हैं, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो इससे आपको माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक, तो इसको ये ना करते हुए जो हमारी रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको मान लेना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, देखिए बुलिमिया। ठीक, देखिए इसमें ये आपका एक तरह का साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, ये आपका जो कह सकते हैं आपके दिमाग से रिलेटेड चीज़ होती है। ये आपका दो टाइप्स का होता है, परजुइंग टाइप एंड नॉन परजुइंग टाइप। ठीक, अब देखिए इसका कॉज क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ये आपका अनुवांशिक हो, मतलब आपके एंसेस्टर से आपको मिला हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा भी हो सकता है। टू मेंटेन वेट, ठीक, अपने वेट को कैसे मेंटेन किया जाए ये भी हो सकता है। मान लीजिए आपका वेट कई बार ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करते हैं, वेट को मेंटेन करने के लिए आप खाना पीना कम कर देते हैं, कम छोड़ देते हैं।
अगला क्या आपको कैटेगराइज इन स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स को कैटेगराइज कर लेंगे कि भाई हम ये स्पोर्ट्स ही खेलेंगे और दूसरे स्पोर्ट्स को नहीं खेलेंगे, ऐसा करते हैं। अगला है आपका प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस इन स्कूल। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कोई कंपटीशन में परफॉर्मेंस से पहले आपको प्रेशर होता है, मतलब कि उसमें हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, तो इससे हमको बचना चाहिए। अगला है आपका सोशल फैक्टर, सामाजिक कारण भी कुछ होते हैं, ठीक, जो इसकी वजह से भी आप बुलिमिया से आप कह सकते हैं इफेक्ट हो सकते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका सिम्टम्स आप जान लीजिए बुलिमिया की। फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। देखिए इसमें क्या होता है, आपको कई बार बिना इच्छा के आपके वॉमिटिंग होगी। फीलिंग ऑफ थ्रिस्ट, यानी हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि प्यास लगी हुई है। स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन इन फूड पाइप्स, यानी जो आपका जो फूड पाइप है जहाँ से आपका जो खाना जाता है वहाँ पे आपको कई बार जलन और स्वेलिंग का महसूस होगा। ओवर ईटिंग और एपिसोड ऑफ बाइंडिंग ईटिंग, ठीक, कई बार हमको इसमें हम ओवर ईटिंग के शिकार भी हो जाते हैं। और देखिए अगला क्या कह रहा है एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी टू रिमेन स्लिम, यानी हम कई बार इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं कि ताकि हमारी जो बॉडी है उसका वेट कम हो जाए और हम लोग स्लिम दिखने लगें। और अगला है आपका पेप्टाइड अल्सर, जो आपके पेट में जो अल्सर होता है उसी को हम पेप्टाइड अल्सर कहते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है आप बुलिमिया से इफेक्ट हो सकते हैं। अगला है आपका डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज, यानी अगर आपकी बॉडी इमेज आपकी कुछ दिक्कत है, पोस्चर में कुछ आपकी गड़बड़ी है, तब भी आप इससे अफेक्ट हो सकते हो, ठीक। अब देखिए बात करते हैं प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, यानी जो बुलिमिया है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। टू टेक बैलेंस डाइट, यानी बुलिमिया को हमको कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक। भाई बैलेंस डाइट आप लोग प्रॉपर अमाउंट पर हर न्यूट्रिशन लेंगे तो आपको बॉडी को हर एक न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा तो आपकी जो बॉडी ग्रोथ है प्रॉपर होगी। अगला है आपका रेगुलर एक्सरसाइज, यानी हमको डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहनी चाहिए। इससे हम क्या होगा हमारी बॉडी फिट होगी, पॉस्चर हमारा अच्छा रहेगा और वेट भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अगला है आपका पॉजिटिव सेल्फ एंड बॉडी इमेज, यानी अपने प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अपने शरीर का जो बनावट है उससे लेके उसकी जो फिटनेस है उसके प्रति सकारात्मक कैसे सोच रखनी चाहिए। यानी हमारी बॉडी, यानी ये सोचना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है बहुत अच्छी है, ठीक, यानी इसमें कोई कमी नहीं है, ऐसे सोचना चाहिए। यानी अपने जो बॉडी जो आपकी जो बनावट है उसके प्रति पॉजिटिव आपको रखना चाहिए, सोच रखनी चाहिए। अगला है आपका मेंटेनिंग ए प्रॉपर लाइफ स्टाइल, और हमको जो लाइफ स्टाइल दिनचर्या है उसको भी हमको अगर सही तरीके से हम करेंगे तो तब भी हम इससे इफेक्ट होने से बच सकते हैं, ठीक। ये है आपका वो जो बुलिमिया है इससे प्रिवेंशन और उसके मैनेजमेंट के तरीके, ठीक। आइए अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एथलीट। जो आपका जो वुमेन का जो आपके मानसिक कह सकते हैं मेंटली रिलेटेड जितने भी आपके वुमेन एथलीट के होते हैं समस्याएं, उससे हम बात करते हैं। सबसे पहला है आपका मोर गोल ओरिएंटेड, यानी वो जो वुमेन एथलीट होती हैं वो सोचती हैं जो जिस कह सकते हैं आप जिस गेम में भी वो हिस्सा ले रही हैं वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उसमें हम जो सफलता ज़रूर मिले, यानी मोर गोल ओरिएंटेड हो, मतलब जो हमारा गोल है, जो काम करना चाहते हैं वो हमारा पूरा हो जाए, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये आपका जो वुमेन एथलीट होती है उनकी क्वालिटी बता रहा है, यानी आपका जो गोल ओरिएंटेड, यानी ये चाहती है कि जो भी लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर लें किसी भी तरह से। अगला है आपका साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, ये साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होती है, मतलब मेंटली रूप से बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। अगला है आपका लेस एग्रेसिव, ये इनको गुस्सा बहुत कम आता है, यानी जिस तरह से मैंस होते हैं कई बार कई चीज़ों को लेकर एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन हमारा जो वुमेन एथलीट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो
उनमें एग्रेशन की कमी होती है, यानी वो अपने गुस्से को काबू में रख सकती हैं। ठीक, आगे देखिए आपका क्या कह रहा है। आगे आपका देखिए इमेज कॉन्शियस सेल्फ एंड बॉडी। देखिए वो अपने बॉडी और हेल्थ को लेके काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस रहती हैं, इसीलिए उन पे कोई फिज़िकल दबाव नहीं होता है। अगला है आपका पॉइज एंड कॉन्फिडेंस, यानी वह पूरी तरह से किसी भी चीज़ को लेके पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहती है, मतलब उनको पूरा आत्मविश्वास रहता है। अगला आपका है जेंडर रोल ओरिएंटेशन। ठीक, देखिए जेंडर रोल ओरिएंटेशन में आपका क्या होता है, लिंग जो आपका जो कह सकते हैं, जो लिंग का जो वो आपका कह सकते हैं जो डोमिनेशन है मेल का, उसको क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करती है, मतलब जो इन अपना भी रोल को सोसाइटी में अपने भी उनका भी रोल है इसको बताती हैं। अगला है आपका कॉम्पिटिटिवनेस, यानी इनमें कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब वो किसी भी चीज़ में मतलब किसी भी चीज़ में कंपटीशन करने से पीछे नहीं हटती हैं। ठीक, ये है आपके कुछ जो वुमेन एथलीट्स होती हैं उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मतलब कुछ कैरेक्टर उनके। देखिए अब बात करते हैं सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। ठीक, देखिए अब आप कुछ सामाजिककरण की बात करते हैं कि जिसकी वजह से स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में आपका जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता है। तो उस पर देखिए सबसे पहला है आपका रिलीजियस फेथ डिस्करेज वुमेन पार्टिसिपेशन, यानी रिलीजियस फेथ मतलब ये धार्मिक फेथ है, लोगों की मान्यता है कि जो वुमेन होती हैं उनको केवल घर का काम करना चाहिए, उनको वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मतलब कई समाज में हमारे इन जो वुमेन है उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना मतलब धर्म कह सकते हैं, वो मतलब कहेंगे कि ये एक प्रकार से हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। ठीक, अगला है आपका इलिटरेसी इन सोसाइटी। देखिए जो इलिटरेसी मतलब अशिक्षा है हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है, तो इसकी ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से जो आपका जो वुमेन का जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है हमारे कह सकते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स में कम होता है, क्योंकि हमारा जो समाज में लिटरेसी इतनी ज़्यादा है, खासकर जो आपके विलेज एरिया हैं, उसकी वजह से लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, किसी चीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है, तो उसकी वजह से भी आपका जो कह सकते हैं कि ये भी एक सामाजिक कारण है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कम होने का। अगला है आपका बायोलॉजिकली इन्फीरियरिटी, मतलब ये आप कह सकते हैं जैविक रूप से आप कह सकते हैं स्वस्थ ना हो, ये हो सकता है उनके कुछ माँ में कुछ कमी हो, तो उनको बच्चे जो हो रहे हैं जितने भी गर्ल्स हो रही हैं तो उनको भी कुछ उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आपका बायोलॉजिकल इन्फर्निटी कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला है आपका देखिए तीसरे के बाद है आपका चौथा, देखिए मेल डोमिनेंसी, यानी कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है अभी का पुरुष प्रधान समाज है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जो मेल होते हैं वो सोचते हैं अगर स्पोर्ट्स में अगर गर्ल्स आ जाएंगी या वुमेन आ जाएंगी तो ये हमको कंपटीशन देने लगेंगी, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो रिस्पेक्ट कम हो गई, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, लोग वो फिर मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से भी जो वुमेन्स होती हैं स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक, अगला है आपका लेसर कंसंट्रेशन टू डेवलप वुमेन इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी, यानी लोग इस पर ध्यान कम देते, जितने स्पेक्टेटर्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी होती हैं, जो आपके वुमेन से रिलेटेड वुमेन से जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पर रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या फैसिलिटी हैं उनको कह सकते हैं उनके प्रति बहुत ही उदासीन है, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, भी एक कारण है आपका स्पोर्ट्स में, सोशल कारण है स्पोर्ट्स में लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन का। अगला है आपका लेस कम्पिटिटिव स्पेक्टेटर्स फॉर वुमेन स्पोर्ट्स,
देखिए जो हमारा वुमेन स्पोर्ट्स है उसके लिए जो आपका जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जितने भी आयोजक होते हैं या कह सकते हैं एडवर्टाइज़र्स होते हैं, इनके प्रति कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ठीक, इंटरेस्ट ना होने की वजह से भाई फंड्स नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, तो उनकी पब्लिसिटी नहीं होगी, तो इसकी वजह से भी आपका क्या होगा, जो आपको एक तरह का सोशोलॉजिकल आपका कह सकते हैं कारण है, जिसकी वजह से आपका वुमेन स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक, तो आज आपने वुमेन्स भाई हमने हमारी सोसाइटी में वुमेन क्यों नहीं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, उन सभी जितने भी आपके वजह थी उसके बारे में पढ़ा और सबको हमने डिटेल में जाना। ठीक, तो आज का लेक्चर यहाँ पे इतना ख़त्म करते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।